So hey people, welcome to lecture 4. Today we're gonna be discussing about the market dynamics. ये जो हमने lecture 3 में ये जो फ्लो चार्ट हमने पढ़ी थी एंड lecture 1 में ये जो फ्लो चार्ट पढ़ी थी, अब मैंने आपको lecture 3 में एक्सप्लेन करा था कि ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये वन वे नहीं मूव करती, ये दूसरी तरफ भी मूव कर सकती है. इट्स अ डायनामिक फ्लो चार्ट, मतलब ये डायनामिक साइकिल है, लाइक अ साइकिल. इसके जो ईच बॉक्सेस है ना, मतलब बॉक्स मतलब जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, सप्लाई डिमांड हो गई, सब्जेक्टिव वैल्यू हो गया, प्राइस हो गया, नेगोशिएशन हो गया, ये सब चीजें ना एक दूसरे को अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, अफेक्ट कर सकती है. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं मोस्टली जितने भी इसमें कनेक्शंस होने वाले हैं इन फैक्टर्स, इन बॉक्सेस के बीच. बॉक्सेस में मैं अगेन बता दूं, मैं एक्सटर्नल फैक्टर, सप्लाई डिमांड, इनको ये जो आपको ये दिख रहा है ना, एक्सटर्नल फैक्टर, सप्लाई डिमांड, मैं इनको बॉक्सेस बोल रहा हूँ जस्ट टू एक रिप्रेजेंट करने के लिए उनको. तो इन बॉक्सेस के बीच में जो कनेक्शन होने वाले हैं ना, आज हम वो जानने वाले हैं. एंड इस वीडियो के बाद शायद आप कोई भी और वीडियो ना देखना पड़े कि मार्केट काम कैसे करता है. मैं इस पर जितना हो सके उतना बेसिक रख के ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की ट्राई करूंगा. अगर मैं कुछ भूल भी जाता हूँ तो वैसे आगे आने वाले लेक्चरों में कवर कर दूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने लेक्चर 3 में सप्लाई डिमांड कैसे अफेक्ट करता है प्राइस को वो पढ़ा था. प्राइस कैसे चेंज होता है, सॉरी हमने पढ़ा था कि प्राइस कैसे चेंज होता है, ऊपर नीचे या सेम रहता है. ठीक है. अब लेक्चर 4 में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें रीडिफाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ जो मैंने सब्जेक्टिव वैल्यू लिखा है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्टिव वैल्यू के बारे में, तो सब्जेक्टिव वैल्यू मैंने आपको ऐसा बताया था एग्जाम्पल में कि आप उस, जब मैं आपको कोई चीज ऑफर कर रहा हूँ, कोई एसेट या कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, आप उस प्रोडक्ट को देख के आप क्या उसकी वैल्यू, वैल्यू सोच रहे हो. मतलब आप लाइक सब्जेक्टिव वैल्यू हमारा फर्स्ट या थर्ड लेक्चर तक बस एक एसेट की वैल्यू थी. ठीक है, समझ रहे हो आप. हमने फर्स्ट और थर्ड लेक्चर में बस सब्जेक्टिव वैल्यू को एज अ एसेट की वैल्यू की तरह ट्रीट करा था कि मैं आपको पेन सेल कर रहा हूँ, आप उस पेन को देख के आप जो वैल्यू निकाल रहे हो, जो आपके मन में आ रहा है, जो आपका पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल उसकी वैल्यू है, वो बस था हमारा सब्जेक्टिव वैल्यू. ठीक है, आप समझ गए होंगे. तो अब देखना, ये जो मैं आपको चेंज रीडिफाइन करने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के साइकिल को अच्छे से समझने के लिए. आज हम ना सब्जेक्टिव वैल्यू को सब्जेक्टिव वैल्यू से सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में कन्वर्ट करने वाले हैं. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव वैल्यू पता है, सब्जेक्टिव वैल्यू बोल देने से ना हम इसकी जो डेफिनेशन है इसे काफी मिनिमाइज कर दे रहे हैं, काफी लिमिटेड कर दे रहे हैं टू अ वैल्यू ऑफ एन एसेट. बट सब्जेक्टिव वैल्यू ना बहुत कुछ हो सकता है, सब्जेक्टिव वैल्यूएशन बहुत कुछ हो सकता है. सब्जेक्टिव वैल्यूएशन में आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो और कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो. ठीक है, आपको मैंने कोई इंफॉर्मेशन बताई, आप उसके बारे में क्या, आपने उससे क्या यू नो क्या इंफॉर्मेशन ली, उससे आपने क्या इंटरप्रेट किया, उससे आपको क्या समझ में आया, उससे आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे वैल्यू कर रहे हो. तो आज हम सब्जेक्टिव वैल्यू को सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में कन्वर्ट करेंगे. इसका डेफिनेशन होगा कि आप नए डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी नए डाटा को या कोई भी डाटा को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो. ठीक है, एंड कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो. ठीक है, अब तो जो हमारी सब्जेक्टिव वैल्यू है वो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बन जाएगी ताकि हम आगे की साइकिल अच्छे से समझ सकें. ठीक है, मैं वन बाय, यह पूरा एक फ्लो चार्ट होने वाला है. इस वाले स्लाइड पे आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट मैं धीरे धीरे करके ये स्लाइड, जो फ्लो चार्ट है उसको अनकवर करूंगा, क्योंकि मैंने ट्राई करा था कि मैं आपको अलग अलग सेपरेट स्लाइड्स में बताऊं कि कैसे ईच फैक्टर्स, मतलब एक एक बॉक्स जो है यहाँ पे, इसकी सब्जेक्टिव वैल्यू, सब्जेक्टिव वैल्यूएशन अब हो चुकी है हमारी, सब्जेक्टिव वैल्यू से सब्जेक्ट इवैल्यूएशन हो चुकी है हमारी, तो वो कैसे अफेक्ट कर रही है. अलग अलग मैं सोच रहा था आपको मैं अलग अलग चीजें बताऊं, ऐसे हर एक फ्लो चार्ट दिखाऊं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था. मैं आपको एक सिंपल साइकिल में बता दूंगा कि कैसे करना है, मतलब कैसे समझना है. ओके. तो नेक्स्ट, ये फोर्थ से स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैंने आपको बोली थी पिछले लेक्चर में कि जो हम प्राइस एग्रीमेंट पे आते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, सब्जेक्टिव वैल्यू मैंने आपको ऐसे बोला था, जो हमारे पिछले एग्जाम्पल में लेक्चर 3 में लिया था, उसमें क्या हो रहा था, मार्केट प्राइस जो था पेन का वो 100 रुपीज था. मैं एज अ सेलर 100 रुपीज मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लगा था, मैं आपको सेल कर रहा हूँ. एज अ बायर आपको 100 रुपीज सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, आप बाय कर रहे हो उस पेन के लिए. तो उस केस में हमारी सब्जेक्टिव वैल्यू सेम हो गई, तो प्राइस सेम आए. लेकिन
अब देखो, अभी हम लेक्चर 3 की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आप यहाँ पे सब्जेक्टिव वैल्यू बोल रहा हूँ, नहीं तो अभी से हम इसको सब्जेक्टिव वैल्यूएशन बोलेंगे। चलो उसको सब्जेक्टिव वैल्यूएशन ही बोल देते हैं। पिछले लेक्चर में जो हमारी सब्जेक्टिव वैल्यूएशन थी पेन को लेकर, वो सेम हो गई थी। थर्ड जो मैंने आपको थर्ड एग्जांपल दिया था, मैंने 100 रुपीज में पेन सेल करने के लिए मैं रेडी था, आप बाय करने के रेडी थे, तो हमारी जो सब्जेक्टिव वैल्यूएशन थी वो सेम हो गई थी। एंड उससे क्या हुआ, हमने लेटेस्ट प्राइस पे ही हम एग्री कर गए, हमारा एग्रीमेंट हो गया। यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट हो गया, तो हमने ट्रेड कर ली थी, तो उस समय प्राइस सेम था। बट अब यहाँ पे पता है कि एक डाउट हो सकता है कि अगर सब्जेक्टिव वैल्यू डिफरेंट हुई, तो क्या आप मार्केट प्राइस में सेम एग्री कर सकते हो? तो हाँ, कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका जो बजट है वो पेन का, वो मान लो आपका जो बजट था पेन का वो $120 था। ठीक है, अब आपका जो मैक्सिमम बजट है पेन का, आप $120 आपका मैक्सिमम लेके चल रहे हो। आप शॉपकीपर के पास जाते हो, ठीक है, और जो आपका जो इस सिचुएशन में हमारा करंट लेटेस्ट प्राइस है ना, वो 100 रुपीज है। ओके, और जो सेलर हूँ मैं $95 से ऊपर कुछ भी एक्सेप्ट कर लूंगा, मेरे लिए फेयर ट्रेड, मेरे लिए फेयर डील होगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट का लेटेस्ट प्राइस 100 रुपीज है, आपका जो मैक्सिमम बजट वो 120 है, उससे आप ऊपर नहीं जाओगे, आप उसके अंदर अंदर के ही ढूंढ रहे हो पेन, आपको उसके अंदर का पेन मिल जाए। एंड मैं एज ए सेलर, मेरे लिए अगर एक ये अपनी पेन बेच पाया $95 से ऊपर, तो मेरे लिए वो फेयर डील है। ठीक है, मैं रेडी हूँ मतलब 95 से ऊपर बेचने। अब आप मेरे पास आते हो, अब आप मेरे को $100 के लिए ऑफर करते हो कि मैं ये पेन $100 में बाय कर लूंगा। अब देखो यहाँ पे ना, थोड़ा लॉजिक में समझा देता हूँ। अब आप 100 रुपीज क्यों बोलोगे? आप देखो, नॉर्मल सी कॉमन सी सेंस है, कॉमन सेंस है, जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, आप कोई मान लो कार खरीदने जा रहे हो, आपका बजट मान लो 5 lakhs का है, तो आप ट्राई करते हो कि उस बजट के अंदर अंदर ही हो जाए जितना हो सके। ट्राई करते हो कि नहीं आप? क्योंकि देखो, सबका प्लान नहीं होता है कि वो ओवर अब बजट पर स्ट्रेच करे, सबका, बहुत लोगों का ये भी होता है कि अपने बजट के अंदर ही हो जाए। तो यहाँ पे मार्केट प्लेटेड पर 100 रुपीज है, आपका जो मैक्सिमम प्राइस है जो आप पे करने के लिए रेडी हो वो $120 है। अब क्या होगा, आप आप $100 में ऑफर करोगे बाय करने के लिए, ठीक है, पेन। और देखो, अब मेरे लिए 95 से ऊपर कुछ भी फेयर डील है, तो मैं मेरे को मेरे लिए ऐसा है कि मैं 95 से तो मेरी फेयर डील है। अब देखो, यहाँ पे ना मेरे एग्रीमेंट के कुछ रीजन हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिया था कि एग्रीमेंट के भी कुछ रीजन होते हैं, एग्रीमेंट को भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि हम क्यों एग्री कर रहे हैं वो ट्रेड के लिए, क्योंकि अगर आप कहीं लेने कुछ सामान जा रहे हो तो आप क्यों। ओके, तो हम कहाँ पे थे, हम सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन डिस्कस कर रहे थे। तो अब इस केस में क्या है, जो मेरी सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है पेन को लेके, वो है, मान लो मेरा बजट था मैक्सिमम 120, मैंने आपको ऑफर किया 100 रुपीज, आपके लिए, सॉरी मेरे लिए, $95 जो है उससे ऊपर कुछ भी अगर मेरे को प्राइस मिल रहा है पेन का, तो वो मेरे लिए फेयर है। तो अब क्या होगा ना, मैं एग्री कर जाऊंगा। मैंने आपको फर्स्ट में डिफाइन बताया था कि एग्रीमेंट को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ये आपको लेक्चर 1 में एक बार आप जाके देख लो, आपको वहां से प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी पूरी साइकिल। ठीक है, अब क्या होगा, मैं एग्री कर जाऊंगा $95 में आपको, सॉरी $100 में आपको पेन सेल करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए वो फेयर डील है, आपके लिए वो इनविट की डील है, आपके लिए विद इन बजट वो डील है। ठीक है, अगर हम कुछ भी लेना चाहते हैं तो हम ट्राई करते हैं ना कि हम बजट के अंदर बाय कर लें। इसलिए आपने मुझे 100 रुपीज ऑफर करा, $100 ऑफर करा, मैंने $100 में आपको वो चीज सेल कर दी। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरे लिए जो सब्जेक्टिव वैल्यू थी ना वो डिफरेंट थी, आपके लिए वो डिफरेंट थी। ठीक है, हम इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में मैं कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था $95 से ऊपर, और आप कुछ भी, मतलब आपका जो मैक्सिमम बजट था वो 120 तक था, आप उसके अंदर बाय कर सकते हो, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाओगे। देखो यहाँ पे डिफरेंस है सब्जेक्टिव वैल्यू का, आप उस पेन को अलग हिसाब से देख रहे हो, अलग हिसाब से ऑफर कर रहे हो मेरे को प्राइस, मैं अलग व्यू से देख रहा हूँ उस मतलब पेन को सेल करने की। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे सब्जेक्टिव अलग अलग है। यहाँ पे आपकी जो इनिशियल आपने जो सोचा था पेन को देख के, वो $100 नहीं था, आपने ऑफर करा है मेरे को कि आप 120 तक रेडी हो कुछ भी पे करने के लिए, 120 तक आप रेडी हो पे करने के लिए, उसके ऊपर नहीं जाओगे। तो आपकी सब्जेक्ट वैल्यू डिफरेंट है मेरे से, और मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू तो भाई मेरा ऐसा था कि मैं 90 आपसे सेल करने के लिए कुछ भी रेडी हूँ उसके ऊपर।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन यूज करना आपको, हाँ। तो जो हमारा सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है पेन को लेकर वो डिफरेंट है। स्टिल हम मार्केट प्राइस पे एग्री कर रहे हैं, स्टिल हम मार्केट प्राइस पे एग्री कर रहे हैं एंड मार्केट प्राइस चेंज नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये सब्जेक्टिव वैल्यूएशन जब सेम हो तब भी प्राइस सेम रह सकता है, प्रीवियस लेटेस्ट प्राइस पे सेम रह सकता है। अगर सब्जेक्टिव वैल्यू डिफर कर रही है फिर भी लेटेस्ट प्राइस पे एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यूएशन अगर सेम हो फिर भी लेटेस्ट प्राइस पे एग्रीमेंट हो सकता है, सब्जेक्टिव वैल्यूएशन सेम ना हो फिर भी लेटेस्ट प्राइस पे एग्रीमेंट हो सकता है। मैं कभी कभी सब्जेक्टिव वैल्यू बोल दूं कि मैंने खुद स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव वैल्यू से एक्सप्लेन किया था, बट आपको याद रखना है कि सब्जेक्टिव वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये लोग चीज क्लियर करनी थी, मैं लेक्चर 3 में ये चीज बोल दी थी, बट मेरे को ऐसा था कि मैं लॉजिक क्लियर करते चलूँ इसका, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए आगे, क्योंकि हम बहुत बार होता है कि हम मार्केट प्राइस चीजें ले लेते हैं बट हम अलग ही बजट लेके चलते हैं, सामने वाला अलग ही डील, अलग ही वो प्राइस पे उसको सेल करने की सोच रहा होता है, हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं होती बट हम फिर भी एक लेटेस्ट प्राइस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो फ्लो चार्ट है, ये वन वे कैसे नहीं है, हाउ इट इज डायनामिक, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, मार्केट में बहुत चीजें हो रही होती है, मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो दूसरे को अफेक्ट करते हैं। सप्लाई डिमांड प्राइस को अफेक्ट करता है, प्राइस सप्लाई डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। प्राइस हमारे सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन को भी अफेक्ट करता है, तो कुछ सेक्शनल फैक्टर भी अफेक्ट होते हैं, एक्सेल फैक्टर भी। आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस लेक्चर में, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट मैं ये जो बॉक्स है ना इसको धीरे धीरे मूव करने वाला हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप का फ्लो चार्ट सिखा सकूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव, हाँ, फर्स्ट वी हैव एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर बहुत क्लियर है, कोई भी न्यूज बाहर से, कोई भी अगर वॉर हो रही है, कोई वेदर, मतलब कोई फैक्ट्री फायर है, आपको बताता हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट कैसे करता है सप्लाई एंड डिमांड को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से। एक्सटर्नल फैक्टर्स आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, जो मार्केट से बाहर चीजें हो रही हैं, जैसे कि अगर किसी कंपनी ने अपनी अर्निंग की न्यूज निकाल रही है, या कोई वो पॉलिसी चेंजेस ला रही है, या वो कुछ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, एंड अर्निंग रिपोर्ट्स मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो कोई वॉर हो रही है, कोई वेदर, या तो किसी कंपनी की फैक्ट्री में आग लगी, तो ये सारे ना एक्सटर्नल फैक्टर है जो मार्केट के बाहर हो रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट कैसे कर सकता है सप्लाई एंड डिमांड को। तो एक्सटर्नल फैक्टर ना सप्लाई डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी कंपनी की पॉजिटिव न्यूज आती है, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टर हो, आपने किसी कंपनी के स्टॉक बाय कर रखे हैं और वो कंपनी आगे चल के कोई पॉजिटिव अर्निंग रिपोर्ट निकालती है, तो उससे क्या होगा, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना उस स्टॉक को लेके, उस कंपनी को लेके, वो चेंज होगा। लोग, लाइक, डिमांड बढ़ेगी, लोग बाय करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि उनकी जो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है वो बढ़ रही है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक्सटर्नल फैक्टर ना सप्लाई डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, बट उसके बीच में एक और चीज है, उसके बीच सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है। अब सब्जेक्टिव वैल्यूएशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजों के बीच में, क्योंकि अब कंपनी ने कोई भी पॉलिसी चेंज करी है, तो कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या तो कोई अर्निंग की रिपोर्ट निकाल दी जो कि बहुत अच्छी है। अब क्या होगा ना, वो रिपोर्ट निकालते ही ऐसा नहीं हुआ कि भाई डिमांड बढ़ गई तुरंत स्टॉक की, कि मतलब कंपनी ने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock एक रिपोर्ट निकाल दी एंड जैसे ही मार्केट ओपन होता है एंड सब लोग बाय करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ प्रोसेस, मतलब ऐसा होता है बट देयर इज अ प्रोसेस। जब भी कोई कंपनी कोई भी रिपोर्ट कोई भी रिपोर्ट निकालती है, तो अब रिपोर्ट निकाला, अब लोग ना उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। अब जो भी इन्वेस्टर है उस रिपोर्ट को पहले एनालाइज करेंगे। अब आप देख रहे हो वो जो उनके पास इंफॉर्मेशन आई है, जो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं आई है, जो कंपनी ने रिलीज करी है सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी अर्निंग की रिपोर्ट्स, वो उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसे इवेल्युएट कर रहे हैं कि उनके हिसाब से ये वैल्यू, ये जो रिपोर्ट है ये सही है, ये स्ट्रांग है, ये क्या कंपनी को बढ़ाएगी आगे, उसके स्टॉक को ग्रो करेगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो लोग हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, इन्वेस्टर्स है ना, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं डाटा को, ठीक है। वो देख रहे हैं कि मतलब जो रिपोर्ट आई है वो उसको एनालाइज कर रहे हैं, तब जाके वो चीजें बाय करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि रिपोर्ट आई एंड डायरेक्ट डिमांड बढ़ जाती है। आपको दिखता है कि डायरेक्ट मार्केट में अगर कोई रिपोर्ट निकली किसी न्यूज ने, किसी सॉरी किसी स्टॉक ने, अगर किसी स्टॉक ने रिपोर्ट निकाली, कंपनी ने अर्निंग रिपोर्ट निकाली, तो इंस्टेंट बाइंग होती है।
बट उसके पीछे ना उसके पीछे भी चीजें हो रही होती है, जो इन्वेस्टर है ना वो देख रहे होते हैं कि भाई जो रिपोर्ट आई है कितनी स्ट्रांग है, कि ये रिलायबल है। तो आप समझ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर के बीच में एक चीज आ रही है। अब ऐसे ही होता है जब किसी कंपनी के मान लो लॉस, किसी कंपनी ने लॉस किया, या कुछ 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 भी एक बोर्ड डिसीजन जो कंपनी ने लिया है जो कि नेगेटिव है कंपनी के लिए, अब वो न्यूज जैसी मार्केट में रिलीज होती है ना, या लीक हो गई, कैसे भी रिलीज हो रही है, अब क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो तुरंत सेल नहीं करते कि भाई नेगेटिव न्यूज मिली, सेल सेल सेल, ऐसा नहीं होता। दे डोंट सेल रैंडमली ब्लाइंडली। वो क्या करते हैं, जैसी कंपनी की कोई नेगेटिव न्यूज निकली, अब उसको वो इवेल्युएट करते हैं, उसको वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये फेक है, ये रियल है, इससे कितना इफेक्ट होगा। वो जज करते हैं, वो गेज करते हैं, तब जाके वो सेल करते हैं या तो होल्ड करते हैं। अब इस कंडीशन में अगर मान लो रिपोर्ट, हम तो सिंपल रख रहे हैं, तो मान लो कि वो रिपोर्ट सच में खराब है, तो वो सेल करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी। समझ गए। तो एक्सटर्नल फैक्टर के बीच में जो लोग हैं ना, हम लोग हैं, वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उस चीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली नहीं बढ़ता। हम एरो से दिखा सकते हैं बट ऐसा नहीं होता वो डायरेक्ट, क्योंकि देखो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि बहुत इकोनॉमिक्स बुक्स में ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर डायरेक्ट दिखा देता है कि सप्लाई डिमांड अफेक्ट करता है, जो कि सही बात है, गलत नहीं है, बट वो जो एरो के बीच में जो प्रोसेस हो रही है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो होती है, तभी वो चेंजेस आ रहे हैं सप्लाई डिमांड में। कि कोई भी न्यूज आ रही है तो वो ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर उस कंपनी के, जितने भी इन्वेस्टर जो कंपनी के स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं वो लिक्विडेट कर देंगे, मतलब सेल कर देंगे या तो बाय कर लेंगे, डायरेक्टली नहीं होता, वो एनालाइज करते हैं। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब मैं मूव करने वाला हूँ, ठीक है। आप ना सिर्फ मेन ब्रांच फॉलो करो इस फ्लो चार्ट की, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे करके। अभी ये जो लास्ट पार्टिसिपेंट्स आ रहा है ना, इसको बिल्कुल इग्नोर करो, ठीक है। अब देखो सब्जेक्टिव वैल्यूएशन आ गई। अब यहाँ पे आ गया सप्लाई डिमांड, ठीक है। हाँ, और एक चीज और सप्लाई डिमांड को लेके, अब आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अभी बिल्कुल इग्नोर करो, जो ये जो एरो यहाँ से आ रहा है इसको बिल्कुल इग्नोर करो, इसको मत देखो। रुको, मैं इसको यहाँ पे कवर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं इसको कवर कर देता हूँ एकदम, ठीक है। ये पार्ट मैं आपको एकदम कवर कर देता हूँ कि कोई अभी नीड नहीं है हमें, ठीक है। अब इसको बिल्कुल कोई ये भूल जाओगे पार्ट, ठीक है। तो सप्लाई डिमांड मैंने आपको बता दिया था, बट अब मैं फिर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि ये फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन कर। देखो, जो डिमांड होती है ना और सप्लाई होती है, इन दोनों के इंटरेक्शन के साथ ही प्राइस में चेंज आ सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो किसी कंपनी, कोई कंपनी है जो शूज, जो मान लो यहाँ पे एडिडास की कंपनी है, एडिडास की कंपनी शूज प्रोड्यूस कर रही है, एंड अचानक से क्या होता है, मान लेते हैं अचानक से क्या होता है, उनकी जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। डिमांड, सडन डिमांड बढ़ जाती है, मार्केट में डिमांड स्पाइक हो जाती है, किसी भी रीजन से हो सकता है, ठीक है। वो रीजन हम नहीं मानते, हम तो यहाँ पे बस डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो डिमांड स्पाइक हो जाती है, अब क्या होगा ना, जो एडिडास की कंपनी है वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं बढ़ा देगी, डायरेक्ट शूज प्रोड्यूस नहीं करने लग जाएगी कि भाई डिमांड स्पाइक होगी तो वी शुड प्रोड्यूस मोर शूज, वी शुड प्रोड्यूस डबल टाइम, ऐसे नहीं होगा। डिमांड बढ़ी तो कंपनी उसको अब वापस से सब्जेक्टिव उनका इवैल्यूएशन चलेगा, कंपनी इवैल्यूएट करेगी डिमांड को, क्या ये रिलायबल डिमांड है, क्या ये सस्टेन करेगी, क्या ये रियल है, ये क्या है, तो उसके हिसाब से वो सप्लाई इंक्रीज करेंगे अपनी, या उनको जैसे भी करना है। और सेम सप्लाई के साथ है, अगर मान लो एडिडास की कंपनी ने, मान लेते हैं शूज डबल टाइम प्रोड्यूस कर दिए, मार्केट में बहुत सारी सप्लाई आ गई है शूज की, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिमांड बढ़े। आप ऐसा थोड़ी होता है कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपको न्यूज पे, आपने कहीं भी अपने फोन पे देखा, इंटरनेट पे देखा कि जो एडिडास की कंपनी है वो अपनी सप्लाई बढ़ा रही है, तो आप, ऐसा तो है नहीं, आपने जैसी न्यूज पढ़ी आप तुरंत शॉप पे पहुंच गए बाय करने के लिए। हाँ, हो सकता है आप इतना आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है मार्केट की, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि सप्लाई बढ़ गई तो फिर प्राइस गिरेगा, क्योंकि अगर डिमांड, तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, बट उसको भी साइड रखते हो, डिस्कस करेंगे। तो सप्लाई अचानक से बढ़ा दी एडिडास की कंपनी ने, ठीक है, मान लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सप्लाई बढ़ते लोगों ने तुरंत डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई अगर एडिडास की कंपनी शूज डबल प्रोडक्शन कर रही है तो हम बाय करने चल जाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप देख रहे हो सप्लाई बढ़ी बट जरूरी डिमांड बढ़ी। अब यहाँ पे वापस एक चीज आती है, अब लोग कैसे जज कर रहे हैं, लोग कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, जो इंक्रीज सप्लाई है, जो एडिडास ने इंक्रीज करी है सप्लाई,
लोग कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, उनका सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या है सप्लाई को लेके, तो वो देखेंगे, वो वेट करेंगे। हो सकता है बहुत लोग वेट करें, क्योंकि उनको पता है जब सप्लाई बढ़ेगी या कोई इश्यूज लेगा तो प्राइस ड्रॉप होगा। ऐसा होता है ना? ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सप्लाई अगर एडिडास की कंपनी ने बढ़ा दी, तो ऐसा नहीं होगा कि लोग बाय करने लग जाएंगे। अब क्या होगा, जो बहुत लोग स्मार्ट होंगे ना, वो वेट करेंगे प्राइस ड्रॉप होने का। क्योंकि अगर डिमांड, सब देखो, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही, तो पता है आपको क्या होगा कि ओवर स्टॉक्ड है स्टोर, तुमको तो भाई सेल करना है, क्योंकि उनका स्टॉक वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो प्राइसेस ड्रॉप होंगे अगर डिमांड रिलेटिवली सप्लाई जैसी स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि एडिडास ने सप्लाई बढ़ा रखी है, बट डिमांड तो है नहीं उतनी, तो वो स्टॉक्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, स्टोर में पड़े रहेंगे, तो उससे क्या होगा, प्राइस ड्रॉप होगा। तो अब देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि एडिडास ने कंपनी शूज ज्यादा बनाए तो लोगों ने बाय कर लिया। लोगों ने वेट किया, जज किया, इवेल्युएट किया, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने देखा सप्लाई बढ़ी है, तो इवेल्युएट कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। उनको ये मतलब हुआ कि उन्होंने ये निकाला कि अब वेट करते हैं यहाँ पे प्राइसेस ड्रॉप होने का, तब जाके डिमांड इफेक्ट होगी, तब जाके डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो, जो डिमांड, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डिमांड अकेले सप्लाई को नहीं बढ़ा सकती, सप्लाई अकेले डिमांड को नहीं बढ़ा सकता। मतलब ये जो दो चीजें है ना, डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों साथ में काम करती है, ये दोनों का इंटरेक्शन जरूरी है प्राइस को मूव करने के लिए अप एंड डाउन। ठीक है, ये दोनों दूसरों को अफेक्ट करें कर सकते हैं। जब हम इस चीज को, जैसे डिमांड है, डिमांड सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है डायरेक्टली, बट उसके बीच में ना देर इज सब्जेक्टिव वैल्यूएशन, उसके बीच में जो लोग क्या सोचते हैं वो डिमांड को लेके या सप्लाई को लेके, वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसे एरो दिखा सकता हूँ, वो भी करेक्ट होगा, वो रॉन्ग नहीं होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट एरो एक बना दूं तो ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग नहीं होगा अगर मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ इनको। बट इसके बीच में ना एक प्रोसेस है, सब्जेक्टिव वैल्यूएशन है। डिमांड डायरेक्ट नहीं कर सकता, देर इज समथिंग बिटवीन इन बिटवीन, दैट इज सब्जेक्टिव वैल्यूएशन। होपफुली आपको ये पूरा क्लियर होगा कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देख सकते हो आ चुके हैं। देखो, यहाँ पे मैंने दोनों को कनेक्ट किया, सप्लाई डिमांड भी आपको पता है, सप्लाई एंड डिमांड के दोनों के इंटरेक्शन से प्राइस में चेंज आ रहा है। और अगर डिमांड सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है तो देयर इज अ प्रोसेस इन बिटवीन, दिस रिलेशन बिटवीन। अगर सप्लाई डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, देयर इज अ प्रोसेस इन बिटवीन। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये दिखा दिया कि जो सप्लाई डिमांड है उनके इंटरेक्शन से, या जैसे भी मैं आपको बताया था रिलेशन जो अफेक्ट करता है। अब वहां से प्राइस, मैंने आपको यहाँ पे देखो, मैंने आपको एरो दिखा रखा है। अब हम आ गए प्राइस पे। ठीक है, सप्लाई डिमांड से प्राइस, प्राइस पे आ गए। अब डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने सप्लाई डिमांड को, जो मैंने आपको स्टोर वाला एग्जांपल दिया था ना, एडिडास के शूज वाला एग्जांपल, वो सप्लाई डिमांड सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कैसे अफेक्ट करता है, देन वो प्राइस कैसे अफेक्ट करता है, वो था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दूसरे एक कैसे अफेक्ट कर रहा है, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बिटवीन। तो सप्लाई एंड डिमांड कैसे अफेक्ट कर रहा है सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया उस एग्जांपल से, शूज वाले एग्जांपल से। अब प्राइस भी देखो अफेक्ट कर सकता है सब्जेक्टिव वैल्यूएशन को। कैसे करें? मान लो गवर्नमेंट ने देखा जो, कि देखो, गवर्नमेंट ने देखा जो ऑयल के प्राइसेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सब कुछ बोलता हूँ, प्राइस पर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट ने देखा जो ऑयल के प्राइसेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट उस प्राइस को, अब आपने सुना है गवर्नमेंट हर बार कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंजेस लाती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स निकालती है, नॉर्म्स निकालती है, बहुत कुछ चीजें करती है ऑयल के प्राइसेस को लाइक वो करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्राइस मान लो शूट अप हो जाता है ऑयल का। ठीक है, यहाँ पे कोई बाहर का फैक्टर नहीं ले रहे, सिर्फ देख रहे हैं कि प्राइस का प्राइस बढ़, सॉरी, प्राइस, ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है। अब क्या होगा, कंपनी जो गवर्नमेंट है ना, इस बढ़े हुए प्राइस को ना इवेलुएट करेंगी कि क्या होता है ना। जैसे कि अब मैंने डेफिनेशन इसलिए चेंज करवाई है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वैल्यू से इवैल्यूएशन में, क्योंकि अब मान लो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। अब जो गवर्नमेंट है ना, उनका कोई, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट प्लान्स प्लॉटिंग करती है, मीटिंग करती है बहुत सारी, इकोनॉमी रन करने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो सब कुछ कैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं। तो अब वो जो प्राइस बढ़ा है ना, वो कैसे जज कर रहे हो प्राइस बढ़ा है,
उनकी कोई फोरकास्ट होगा, गवर्नमेंट में जो लोग होंगे उन्होंने कोई फोरकास्ट करा होगा, तभी वो जज कर रहे हैं ना। एक चीज आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं आपको ये भूल चुका था, जो प्राइस होता है ना वो ये सिर्फ एक डाटा है। ठीक है, प्राइस सिर्फ एक डाटा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि प्राइस क्रिएट कैसे होता है, लेटेस्ट प्राइस कैसे क्रिएट होता है, तो ये साइकिल है लेटेस्ट प्राइस क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये जो प्राइस आ रहा है ना, ये सिर्फ एक डाटा है। ये प्राइस हमें कुछ बता नहीं रहा। प्राइस, मान लो ऑयल का प्राइस 150 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं 150 डॉलर डॉलर पर बैरल हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता कि अभी क्या करंट प्राइस चल रहा है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको रैंडमली बता दिया कि जो ऑयल का प्राइस है वो $150 पर बैरल हो चुका है। आप आपको कुछ नहीं पता ऑयल के बारे में, ऑयल का प्राइसेस क्या चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता। आप बोलोगे या ओके, अब आप पता है यहाँ पे ना बता नहीं सकते कि अब $150 पर बैरल ज्यादा है कि कम है, आप बता नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि आपके पास में कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, वो पता ही नहीं है ऑयल के प्राइसेस जज कंपेयर किससे करना है। समझ रहे हो? तो प्राइस हमें कुछ बताता नहीं है जब तक हम उसे इवेल्युएट नहीं करते अपने हिसाब से। अब यहाँ पे प्राइस 150 बैरल पर 50 पर बैरल हो चुका है। ठीक है, अब सरकार जो गवर्नमेंट है इसे जज कैसे कर रही है कि बढ़ेगी, क्योंकि उनको एक फोरकास्ट होगा, उन्होंने कोई फोरकास्ट निकाल के रखा होगा जिससे वो उस प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, जिससे उन्हें पता लग रहा है कि भाई अब हमें कोई पॉलिसी निकालनी पड़ेगी कि प्राइस शॉर्ट अप हो रहा है। आप समझ रहे हो? प्राइस कुछ हमें बता नहीं है जब तक हम उसे किसी चीज से, या तो अपने सब्सिडी वैल्यू से इवेल्युएट नहीं कर रहे उसको, हम किसी भी ओपिनियन से। ओपिनियन तो एक बहुत लाइट वर्ड हो गया, बट समझ रहे हो, प्राइस अकेला कुछ अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब क्या होगा, प्राइस जो था ऑयल का बढ़ गया, गवर्नमेंट ने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि प्राइस बढ़ा कैसे है, उन्होंने कंपेयर किया होगा, तभी तभी बता पा रहा है कि प्राइस बढ़ गया है भाई। ठीक है, समझ गए होगे। एंड देन अब क्या होगा ना, गवर्नमेंट ने देखा कि बैरल का जो ऑयल का प्राइस है बहुत सारा स्पाइक हो रहा है, उन्होंने रूल निकाले। ठीक है, उन्होंने रूल निकाले, पॉलिसी चेंजेस करी। तो प्राइस था, आप ये कर से फॉलो करो, प्राइस था, प्राइस बढ़ा, बढ़ा। ठीक है, अब गवर्नमेंट में कुछ सब्जेक्टिव वैल्यूएशन होगा, सब्जेक्टिव वैल्यूएशन में उन लोगों की फोरकास्ट निकाला होगा। ठीक है, वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको कैसे समझ में आ रहा है कि प्राइस बढ़ा है, कि वो कंपेयर कर रहे होंगे। अब इस सब्जेक्टिव वैल्यूएशन में ना डिसीजन भी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब प्राइस बढ़ गया तो सरकार तुरंत पॉलिसी चेंज कर देगी। डिस्कशन होगा, मीटिंग होगा कि अब क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी लानी चाहिए। तो वो सारा सब्जेक्टिव वैल्यूएशन में सब कुछ इसके अंडर ही आ रहा है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव वैल्यू से सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में कन्वर्ट कराया था। ठीक है, तो अब जो गवर्नमेंट है वो देख रही है प्राइस बढ़ गया है, उनके हिसाब से बढ़ चुका है और काफी से बढ़ चुका है। ठीक है, उन्होंने कंपेयर किया, उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने पॉलिसी चेंज करी। तो वापस से अब क्या हुआ, पॉलिसी चेंज करी। देख रहे हो, प्राइस बढ़ा था मार्केट में, मार्केट से एक्सटर्नल फैक्टर चला गया, मतलब प्राइस मार्केट में बढ़ रहा था, चार्ट पे बढ़ रहा था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने उसके रिजल्ट से पॉलिसी चेंजेस करी। अभी देख रहे हो ये एक्सटर्नल चला गया, मार्केट से बाहर हो रही है चीजें, मार्केट के अंदर नहीं हो रही है, बाहर हो रही है। गवर्नमेंट मार्केट के बाहर चेंजेस ला रही है, या वो ऑफ कोर्स वो चीज अफेक्ट कर रही है, बट आप देख रहे हो दिस ये बाहर है, दिस इज लाइक चार्ट्स के बाहर हो रही है चीज, दिस इज फंडामेंटल, दिस इज बाहर हो रही है। देखो, एक फंडामेंटल होता है, टेक्निकल होता है। टेक्निकल इज ऑल अबाउट जो चार्ट चीजें चल रही हैं, पैटर्न्स एंड ऑल, पता होगा, इतना तो नॉलेज है ही सबको। तो जिनको नहीं पता, जो टेक्निकल होते हैं ना, वो जो मार्केट के बाहर क्या चल रहा होता है ना उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, और जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं ना, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो मार्केट के बाहर क्या चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, कि न्यूज क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, पॉलिसीज क्या है, वेदर कैसी है, तो वो चीजें देख रहे होते हैं। ठीक है, तो देर इज फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। तो अब ये चीज ना टेक्निकल के बाहर हो रही है, ये फंडामेंटल है, मार्केट के बाहर चल रही है, चार्ट के बाहर चल रही है। अब देख लो प्राइस इधर चार्ट पे बढ़ रहा था, ठीक है, हम बस अभी प्राइस को ऐसा आइसोलेटेड ट्रीट कर रहे हैं, तक ताकि मैं कोई एग्जांपल सिखा सकूं कि नहीं तो मार्केट में सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ एक साइकिल पर चलता है। तो फॉर जस्ट सेक ऑफ दिस एग्जांपल मैं प्राइस को आइसोलेट ले रहा हूँ। अभी ये वाला जो पार्ट है इसे भूल जाओ। ठीक है, बस यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में आया खुद ही। तो सब कुछ हो गया, प्राइस बढ़ा था मार्केट में, वो उसने पॉलिसी चेंज करवाई ली,
पॉलिसी चेंज कराई गवर्नमेंट से, जो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, बाहर हो गया। अब पॉलिसी चेंज हुई मार्केट में, जो गवर्नमेंट थी उसने पॉलिसी चेंजेस कर दी मार्केट के बाहर, वो मार्केट के बाहर हो रही है। अब पॉलिसी चेंज आ गई, आपने न्यूज़ पढ़ी, अब आप ट्रेडर हो, आपने न्यूज़ पढ़ी, सब इन्वेस्टर ने न्यूज़ पढ़ी कि भाई ऑयल में चेंजेस आए हैं, गवर्नमेंट एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है। अब क्या होगा, वो इस इन्फॉर्मेशन जो चेंजेस लाई है गवर्नमेंट, हमारे पिछले एग्जांपल से, उसे वापस से रीड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, देन एक वैल्यू पे रीच करेंगे, एंड देन उसके हिसाब से डिमांड सप्लाई इफेक्ट होगी, एंड देन अगेन ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कैसे पूरी साइकिल चलती है। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल और था, मैं आपको बताना भूल गया, जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो सप्लाई को ना डायरेक्ट अफेक्ट कर सकता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट डिस्टिंक्शन है डिमांड से। अब देखो कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री फायर, देख रहे हो आप? मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फैक्ट्री फायर। अब मान लो एनवीडिया जो होता है, एनवीडिया जो ग्राफिक कार्ड्स बनाता है गेमिंग के लिए, बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड नोन, जो ग्राफिक कार्ड्स बनाता है, एआई चिप्स बनाता है, मान लो ग्राफिक जो एनवीडिया की कंपनी, उनके फैक्ट्री में आग लगी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर, तब फैक्ट्री में आग लग गई। अब वो तो कोई, वो एक्सटर्नल है ना, अब तो ऐसा तो है नहीं कि प्राइस बढ़ा एंड आग लगी, ऐसा तो है नहीं, दैट्स एक्सटर्नल फैक्टर, वो किसी और चीज से हुआ होगा, मार्केट से बाहर होगा वो चीज, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो बाहर है, फैक्ट्री बाहर, मार्केट से, ठीक है। अब क्या होगा, फैक्ट्री में आग लग गई, अब चिप्स नहीं बना सकते, तो वो देख लो, अब ये डायरेक्ट सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है, ये एक्शन फैक्टर डायरेक्ट सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट। फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री काम नहीं कर सकती, फैक्ट्री बंद हो गई, सप्लाई गिरेगी, प्रोडक्शन गिरेगी, डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। बट एक्सटर्नल फैक्टर डिमांड को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर सकता, वो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के थ्रू होता है। डायरेक्ट मैं एरो बना सकता हूँ, वो भी गलत नहीं है, बट उस एरो के बीच में सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन की प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा।